हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम पढ़ेंगे चार्ज अंडर बीएनएसएस। तो चार्ज क्या होता है? सबसे पहले चार्ज इज़ एन एलिगेशन और एन एक्यूजेशन जो कि अक्यूज्ड पे लगाई जाती है। जब वो एक्यूजेशन एक फॉर्मली शेप ले लेती है, एक फॉर्मल शेप ले लेती है अंडर द लॉ, उसको बोलते हैं हम चार्ज। चार्ज इज़ द बेसिक ऑफ स्टार्टिंग ऑफ अ ट्रायल। ट्रायल चालू होने से पहले उस अक्यूज्ड के अगेंस्ट क्या चार्ज आए हैं, उनके बेसिस पे ही ट्रायल चालू होता है। अगर किसी ने कुछ ऑफेंस किया है और उस ऑफेंस की लीगल टर्म्स में उस ऑफेंस को क्या बोलते हैं, उसकी क्या पनिशमेंट होती है, उसका उस ऑफेंस का ज्यूरिसडिक्शन किस कोर्ट के पास है, वो चार्ज डिसाइड करता है कि किस टाइप का चार्ज उस अक्यूज्ड पे लगा है। अब अक्यूज्ड के पास जो चार्ज लगा है, या तो फिर वो पुलिस ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेट करने के बाद लगाती है, या इन कोर्ट ऑफ सेशंस एट द टाइम ऑफ ट्रायल चालू होने के बाद जब जज रियलाइज़ करता है कि चार्ज डिफरेंट लगेगा तो जज भी बनाता है चार्जेस। इधर ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन पुलिस बनाएगी, या सेशंस कोर्ट के ट्रायल में या वारंट केसेस के ट्रायल में जज फिर से एक बार चार्ज फ्रेम करता है। तो चार्ज फ्रेम करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उस चार्ज और एलिगेशंस और एक्यूजेशंस के बेसिस पे हमारा जो अक्यूज्ड है उसको या तो कन्विक्शन मिलता है, कन्विक्शन इन द सेंस दैट ही इज प्रूव्ड गिल्टी ऑफ दैट चार्ज, या फिर एक्विटल मिलता है। एक्विटल मीन्स मतलब उस पर जो चार्ज लगा था, उस पर जो एक्यूजेशंस लगी थी, वो उस एक्यूजेशंस के अगेंस्ट में नॉट गिल्टी प्रूव हो गया है। तो इन दैट केस अगर नॉट गिल्टी है, एक्विटेड है, तो उस अक्यूज की जो भी पनिशमेंट्स है वो उसको नहीं मिलती है बिकॉज ही इज़ नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ द चार्ज। और अगर वो कन्विक्टेड हो जाता है उस चार्ज के अंडर, तो उस चार्ज के अंडर लॉ में जो भी पनिशमेंट्स दी हुई है, दैट पर्सन इज लायबल फॉर दैट पनिशमेंट। सो दैट इज़ बेसिक नॉलेज अबाउट द चार्ज। अब चार्ज का जो हमारा कंसेप्ट है वो बीएनएसएस के अंडर चैप्टर 18 में आता है, एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम सेक्शन 234 विथ स्टेट कंटेंट्स ऑफ चार्ज। ए है इसका, ए बोलता है फॉर्म ऑफ चार्जेस। फॉर्म ऑफ चार्जेस मतलब किस तरीके के चार्जेस लगाए जाते हैं, व्हाट इज़ द टाइप, व्हाट इज़ द फॉर्म, व्हाट इज़ द वे इन विच चार्जेस आर इम्पोज्ड। सो चालू करता है सेक्शन 234 से। 234 स्टेट्स कंटेंट्स ऑफ चार्ज। कंटेंट्स का मतलब होता है कि चार्ज फ्रेम करने के में क्या क्या इंक्लूड होगा, उसकी फ्रेमिंग में व्हाट आर द एसेंशियल्स दैट मस्ट बी मैंशनड। सबसेक्शन 1 बोलता है कि पहली चीज़ जो होएगी कंटेंट में ऑफ चार्जेस, ऑफेंस ऑफ द अक्यूज्ड। ऑफेंस मतलब उसने क्या गलत काम किया है, उसने क्या लॉ के अगेंस्ट, लॉ को ब्रेक करने का ब्रीच ऑफ लॉ क्या किया है, उसको बोलते हैं हम ऑफेंस। उसका ब्रीच ऑफ लॉ क्या है वो सबसे पहले बताया जाएगा, व्हाट इज़ द ऑफेंस, उसने क्या गलत काम किया है। सेकंड इज नेम ऑफ द ऑफेंस अंडर लॉ। नेम ऑफ द ऑफेंस अंडर लॉ मतलब कि हमारा जो लॉ है, जैसे कि अभी हम प्रेजेंटली वी आर ऑपरेटिंग ऑन बीएनएसएस, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता, उस लॉ के अंडर उस ऑफेंस का क्या नाम है वो बताया जाएगा चार्ज में अंडर सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 3 बोलता है इफ नॉट स्पेसिफिक नेम देन मच डेफिनेशन मस्ट बी गिवन सो द अक्यूज नोट दैट व्हाट ही इज चार्ज्ड ऑफ। अगर कोई स्पेसिफिक नेम नहीं बता पा रहे हो आप उस ऑफेंस का, तो एटलीस्ट आपको थोड़ी ऐसी डेफिनेशन, आप उसके बारे में ऐसी एक्सप्लेनेशन दे दो जिससे कि अक्यूज को एक आइडिया हो जाए, एक तरीके से उसका कंसेप्ट बन जाए कि उस पर क्या चार्ज लगा है। सबसेक्शन 4 बोलता है लॉ एंड सेक्शन ऑफ द लॉ अगेंस्ट विच ऑफेंस इज डन। लॉ मतलब कि जितने भी अलग अलग बेयर एक्ट्स है, जितने भी अंडर अलग अलग लॉ है, उसके अंडर में किस सेक्शन के अंडर उसको लाइबिलिटी अराइज हुई है, उसकी किस सेक्शन के अंडर उसने ऑफेंस किया है, ऐसा क्या लॉ का प्रोविजन है जो उसने ब्रीच किया है जिसकी वजह से उस पर ये चार्ज लगा है। तो ज़रूरी नहीं है कि लॉ जो है वो हमारा बीएनएस ही हो, इट कैन बी एनीथिंग। किसी भी लॉ के अंडर आपके ऊपर एलिगेशंस लग सकते हैं, एक्यूजेशन लग सकते हैं जिसके ब्रीच की वजह से आपके ऊपर चार्ज लगेंगे। तो यू हैव टू मेंशन व्हाट काइंड ऑफ लॉ इज़, कौन सा एक्ट है वो, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग एल्स, बीएनएस तो है ही, साथ में एविडेंस के अगेंस्ट या फिर कोई भी प्रोसीजरल लॉ के अगेंस्ट हो गया, आप पे एलिगेशंस लग सकते हैं, और उसका सेक्शन यू हैव टू मेंशन दैट व्हाट इज अ सेक्शन अंडर दैट लॉ। सबसेक्शन 5 स्टेट्स दैट एवरी कंडीशन टू कंस्टिट्यूट द ऑफेंस चार्जेस फुलफिल्ड। आपको सबसेक्शन 5 के अंडर ये भी बताना पड़ेगा कि उस ऑफेंस का जो एसेंशियलिटीज़ है, उस ऑफेंस को कंप्लीट करने की जितनी भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपने फुलफिल कर दिए हैं, वो आपने कमिट कर दिया है। यू हैव कमिटेड ऑल द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स दैट इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट दैट ऑफेंस। ये हमको सबसेक्शन 5 के अंदर ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि क्या क्या कंडीशन है उस ऑफेंस को कमिट करने की, और वो कंडीशन यू हैव फुलफिल्ड। सबसेक्शन 6 सेज दैट चार्ज शॉल बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट। जो भी
कोर्ट की लैंग्वेज है, जैसे कि हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स, लाइक सुप्रीम कोर्ट इज लाइक ऑफिशियल लैंग्वेज इज इंग्लिश, वट एवर द लैंग्वेज में बी, उस लैंग्वेज में यू हैव टू state the charge. Subsection 7 says that if accused is convicted of an offence previously and is liable to an enhanced punishment and it's necessary to prove previous conviction, then date and place of the previous conviction shall also be stated in the charge. मतलब कि अगर वो accused, वो person इससे पहले भी किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट हो चुका है, कन्विक्ट मतलब कि गिल्टी प्रूव हो चुका है, कन्विक्शन आ गया उसका किसी ऑफेंस के लिए, और उस वजह से ही इज़ लाइबल टू एनहांस्ड पनिशमेंट। एनहांस्ड पनिशमेंट मतलब ज़्यादा पनिशमेंट देन द नॉर्मल वन। तो एनहांस्ड पनिशमेंट के लिए उसकी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है बिकॉज ऑफ अ प्रीवियस कन्विक्शन। तो उस प्रीवियस कन्विक्शन को प्रूफ करना है अगर आपको, तो उस प्रीवियस कन्विक्शन की आपको डेट और प्लेस भी उस चार्ज में मेंशन करनी पड़ेगी। तो ये दैट वर्ड स्टेट सबसेक्शन 7। नाउ वी आर डन विद सेक्शन 234 विद स्टेट कंटेंट्स ऑफ चार्ज। अब देखते हैं सेक्शन 235 क्या बोल रहा है। देखो 234 वॉज प्रिटी ईजी, सिंपली क्या क्या एसेंशियलिटीज़ होती हैं, क्या क्या कंटेंट्स होने चाहिए किसी भी चार्ज में, वो बता रहा था 234। अब आता है हमारा सेक्शन 235। वो क्या बोलता है कि सबसेक्शन 1 स्टेट्स दैट sorry, what it is a title first. Title is particulars as to time and place. Time, place and person. Particulars मतलब कि details related to the time, place and person. किस चीज़ का time, place and person? Obviously the offense, जो आपने offense किया है उसकी relation में details देनी पड़ेगी आपको regarding the time, place and person. So subsection 1 बोलता है कि charge shall contain particulars as to time, place of alleged offense, person or thing against whom it's committed. Subsection 1 simply बहुत simple बात बोल रहा है कि आपको चार्ज के अंदर यू हैव टू मेंशन कि किस टाइम पे आपने ऑफेंस किया है, किस जगह पे आपने ऑफेंस किया है जिसके लिए आपको अक्यूज किया जा रहा है, और किस पर्सन या थिंग के अगेंस्ट आपने वो ऑफेंस किया है। ओके, सबसेक्शन 1 वेरी सिंपल, नथिंग टू वरी। सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है? इन केस द अक्यूज्ड इज चार्ज ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, a misappropriation of money or movable property. A criminal breach of trust और misappropriation कौन से सेक्शन में आता है? 314 to 316 में आता है BNS में। ओके, इफ़ यू डोंट नो व्हाट्स क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और मिसअप्रोप्रिएशन, इट्स एन ऑफेंस। मैंने इसके लिए भी एक वीडियो बनाई हुई है, इफ़ यू डोंट नो यू कैन जस्ट गो एंड चेक दैट आउट। तो सबसेक्शन 2 में अगर आपका जो ऑफेंस है वो है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी और मूवेबल प्रॉपर्टी, और आप इसके अगेंस्ट अक्यूज्ड किए गए हो कि आपने ये कमिट किया है, तो इट शॉल बी सफिशिएंट टू स्पेसिफाई, मतलब कि यू हैव टू स्पेसिफाई, इट विल बी इनफ टू स्पेसिफाई। क्या? पहला इज ग्रॉस सम। ग्रॉस सम इन द सेंस कि उस चीज़ की क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और आपने मिसअप्रोप्रिएशन मनी की या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी की जो की है उसका सम क्या है, उसका अमाउंट क्या है जिसके अगेंस्ट आपने ऑफेंस किया है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी? मनी कितना है? 3000, 4000, 5000। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी? अमाउंट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है। तो उस चीज़ में जो आपने ऑफेंस किया उसके रिस्पेक्ट में उसकी अमाउंट क्या है, फर्स्ट यू हैव टू मेंशन दैट। सेकंड, डिस्क्राइब मूवेबल प्रॉपर्टी अगेंस्ट विच क्राइम इज कमिटेड। ठीक है, बिकॉज यू आर कमिटिंग क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने किस मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में यू हैव कमिटेड द ऑफेंस, आपको उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। थर्ड इज डेट्स बिटवीन विच ऑफेंस इज एलिज्ड और कमिटेड। ऑब्वियसली यू हैव टू मेंशन ऑल द डेट्स विद इन विच यू हैव कमिटेड द ऑफेंस। देन एट लास्ट इज चार्ज सो फ्रेम्ड शॉल बी डीम्ड टू बी चार्ज ऑफ वन ऑफेंस अंडर सेक्शन 242। जो भी चार्ज आपने फ्रेम किया है दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ वन चार्ज। एज वन चार्ज मतलब कि सेक्शन 242 क्या बोलता है? सेक्शन 242 बोलता है कि सिमिलर चार्जेस अगर एक ही साल में, मतलब सिमिलर ऑफेंस अगर एक ही साल में किसी पर्सन ने किया है, तो उन दो ऑफेंस के लिए हम लोग एक चार्ज, उन दोनों ऑफेंस को कंबाइन करके हम लोग एक चार्ज में कंस्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इसमें अगर आपका क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी दोनों हैं आपका ऑफेंस, यू आर चार्ज ऑफ बोथ द ऑफेंसेस, तो इस केस में जो भी आपका चार्ज बनेगा इट वुड बी कंसिडर्ड टू बी वन चार्ज, चार्ज ऑफ वन ऑफेंस। सबसेक्शन 242 के अंदर जो भी आपका चार्ज बनेगा वो एक ऑफेंस का बनेगा, ना कि दो अलग अलग ऑफेंस का। इट विल बी कंस्टिट्यूटेड एज वन ऑफेंस। देन I think we are done with section 235. Now we have section 236. अब section 236 क्या बोल रहा है? What is the title? When manner of committing offence must be stated. Manner of committing offence मतलब कि किस manner में आपने वो offence किया है वो कब state करने की ज़रूरत पड़ती है। तो it states if particulars under section 234 and 235 does not give accused sufficient notice of the matter, then charge shall also contain particulars of manner in which alleged offence was committed.
मतलब कि अगर सेक्शन 234 और 235 जो भी हमने पढ़ा उसके डिटेल्स देने के बावजूद सफिशिएंट नोटिस ऑफ द मैटर, सफिशिएंट अवेयरनेस या जानकारी नहीं मिल पा रही है अक्यूज्ड को, और क्योंकि अक्यूज्ड को ना पूरा नॉलेज देना उसके ऑफेंस की, वेदर इट्स एनीथिंग डिटेलिंग कंसेप्ट, कोई भी अगर आपको चीज़ समझानी है वो बहुत एसेंशियल है कि अक्यूज्ड को उसने क्या ऑफेंस के लिए वो अक्यूज्ड है, क्या एलिगेशंस लगी हैं, वो बहुत ज़रूरी है उसको समझाना। तो सेक्शन 236 यही बोल रहा है कि अगर सेक्शन 234 और 235 में इंफॉर्मेशन देने के बावजूद अक्यूज नहीं समझ पा रहा है और उसको नहीं समझ आ रहा है कि उसने किस ऑफेंस के रिस्पेक्ट में या व्हाट इज़ द ऑफेंस और व्हाट इज़ हिज एलिज्ड ऑफ, अगर उसे नहीं समझ आ रहा है तो वो चार्ज के साथ साथ आप ऐसे पर्टिकुलर्स भी दो जिससे कि उसे समझ आए कि इन विच मैनर ही हैज़ कमिटेड द ऑफेंस, मतलब कि उस ऑफेंस का तरीका क्या था उसे करने का, और अदर डिटेल्स जितनी भी बची हुई डिटेल्स है और जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, मतलब आप एक पूरा उसको साइनॉप्सिस, एक पूरा फैक्ट्स ऑफ द केस बना के दे दो कि आपने इस वक्त में ये किया है एंड इसके लिए हम आपको चार्ज कर रहे हैं। ये सेक्शन 236 बोल रहा है। मतलब 234 और 35 के बाद भी अगर नहीं समझ आ रहा है अक्यूज्ड को दैट व्हाट ही हैज़ एलिज्ड ऑफ और व्हाट ही हैज़ कमिटेड, तो 236 एक काइंड ऑफ सेविंग क्लॉज का, सेविंग सेक्शन टाइप का होता है कि आप 236 के भी अंडर, ताकि अक्यूज को पूरी जानकारी हो, आप उसके अंडर भी अच्छे से उसको मैनर बता दो कि किस मैनर में ही हैज़ बिन अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग दी ऑफेंस। सिंपल है 236, बहुत कुछ वो नहीं है, नॉर्मल सिंपल सेक्शन है। बस अगर आप 234 में 235 में नहीं एक्सप्लेन कर पाया तो 236 में बता दो, ये बोल रहा है 236, ठीक है। ओके 236 के बाद 237, नाउ व्हाट डज दिस स्टेट्स। 237 का टाइटल है वर्ड्स इन चार्ज टेकन इन सेंस ऑफ लॉ अंडर विच ऑफेंस इज पनिशेबल। वर्ड्स इन चार्ज टेकन इन सेंस ऑफ लॉ अंडर विच ऑफेंस इज पनिशेबल। वर्ड्स इन चार्ज मतलब कि चार्ज बनाने में, फ्रेम करने में आपने जो वर्ड्स यूज़ किए हैं, आपने जो वर्ड्स यूज़ किए हैं वो उसी सेंस ऑफ लॉ में होने चाहिए जिस लॉ के अंडर वो ऑफेंस पनिशेबल है। मतलब कि व्हाट डज 237 स्टेट्स कि आप जो भी वर्ड यूज़ कर रहे हो फ्रेम, इन फ्रेमिंग ऑफ चार्ज को एक्सप्लेन करने के लिए, वो वर्ड्स जो हैं वो उसी सेंस में हो, वो उसी मतलब के हों जिस मतलब उसी सेंस में हो जिस लॉ के अंडर वो ऑफेंस पनिशेबल है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। किसी पर्सन ने थेफ्ट किया, ठीक है। थेफ्ट किस में दिया हुआ है, हमारा BNS में दिया हुआ है, ओके। So theft is given in theft. Let's not take theft का example. I'm sorry. Let's change the example. Okay. किसी person ने extortion किया. Okay. Extortion किस में दिया हुआ है हमारा? Again, extortion is given in BNS. ठीक है, फिर से अब extortion किया तो उसके लिए चार्ज फ्रेम हो रहा है, उसके ऑफेंस के लिए, उसके accusation के लिए चार्ज फ्रेम हो रहा है। तो extortion क्योंकि हमारा BNS में पनिशेबल है ना। extortion का जो हमारा सेक्शन है वो किस में दिया हुआ है, वो BNS में दिया हुआ है। वो पनिशेबल किस में है, वो BNS के अंडर है। BNS एक लॉ है अलग से, इट्स एक्ट, राइट। तो उसके अंडर वो पनिशेबल है एक्सटॉर्शन। तो आप जब चार्ज फ्रेम कर रहे हो तो आप ऐसा वर्ड इन द सेंस आप एक्सटॉर्शन का ही द वर्ड एक्सटॉर्शन ही आप यूज़ करोगे और ना कि आप ब्लैकमेलिंग, बिकॉज एक्सटॉर्शन इज़ वेरी सिमिलर टू ब्लैकमेलिंग। एक्सटॉर्शन में क्या होता है कि आप किसी को डरा धमका रहे हो, किसी को फियर में ला रहे हो ताकि वो आपको कोई प्रॉपर्टी दे के जाए, वैल्यूबल प्रॉपर्टी दे, या आपको कोई भी जो भी चीज़ उससे चाहिए उस डराने के चक्कर में, उस थ्रेट के चक्कर में वो आप उससे ले लो। तो ये एक तरीके से ब्लैकमेलिंग भी होती है, राइट। दैट इज़ द लेमैन लैंग्वेज में हम उसको ब्लैकमेलिंग भी बोलते हैं, राइट। बट क्योंकि हमारे लॉ में, क्योंकि हमारे BNS के अंडर, जिसके अंडर एक्सटॉर्शन पनिशेबल है फॉर 3 years, उसके अंडर हमारा वर्ड क्या यूज़ किया गया है, एक्सटॉर्शन। तो हम चार्ज फ्रेमिंग के टाइम पे क्या वर्ड यूज़ करेंगे, एक्सटॉर्शन। हम ब्लैकमेलिंग यूज़ नहीं कर सकते, ऑल्दो ब्लैकमेलिंग जो है एक बहुत लोकल लैंग्वेज, एक बहुत यूजुअल वे में यूज़ किया जाता है टू एक्सप्लेन एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन का मतलब ही एक तरीके से ब्लैकमेलिंग होता है। बट वी वॉन्ट यूज़ द वर्ड ब्लैकमेलिंग, वी विल यूज़ द वर्ड एक्सटॉर्शन, बिकॉज जिस लॉ के अंडर आपका ऑफेंस पनिशेबल है उस लॉ के वर्ड्स यूज़ करना इज मैंडेटरी अंडर सेक्शन 237। और क्यों ज़रूरी होता है, बिकॉज आप ब्लैकमेलिंग अपने तरीके से बोल रहे हो, वो पर्सन उस रिस्पेक्ट में ब्लैकमेलिंग नहीं समझ पा रहा है, तो व्हाट इज़ टोटली जो आपका फ्रेमिंग ऑफ चार्ज करने का पर्पस है कि अक्यूज्ड को समझ आए कि उस पे एक्यूजेशन क्या लगी है, वो डिफीट हो जाएगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अक्यूज्ड को उसी सेंस में समझाया जाए जिस सेंस में अक्यूज्ड लॉ को समझ पाए, लॉ को इंटरप्रेट कर पाए। तो लॉ दोनों के लिए सेम होगा तो अक्यूज्ड को समझने में ईजी पड़ेगा, एंड नॉट यू यूजिंग एनीथिंग दैट्स नॉट रिलेटेड टू लॉ, तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए भी समझाना, एंड अंडर सेक्शन 237 के अगेंस्ट भी हो जाएगा। तो 37 यही बोल रहा है कि 237 कि वही वर्ड्स यूज़ किए जाएँ जिन
वर्ड्स उस लॉ के अंडर, जिस लॉ के अंडर वो ऑफेंस पनिशेबल है, उस ऑफेंस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। वही वर्ड आप चार्ज के फ्रेमिंग के टाइम पे भी यूज़ करो। ठीक है, एक बार रीड कर लेते हैं। इन एवरी चार्ज वर्ड्स यूज्ड इन डिस्क्राइबिंग एन ऑफेंस शॉल बी डीम्ड टू हैव बीन यूज्ड इन द सेंस अटैच्ड टू देम रिस्पेक्टिवली बाय द लॉ अंडर विच सच ऑफेंस इज पनिशेबल। ठीक है, जो भी वर्ड आप यूज़ करो इन फ्रेमिंग द चार्ज, वो उसी सेंस में यूज़ किए जाएं जिस सेंस में वो वर्ड उस लॉ के अंडर यूज़ किए जा रहे हैं, जिस लॉ के अंडर वो ऑफेंस पनिशेबल है। सिंपल। आप एक्सटॉर्शन अगर किसी इंसान ने किया है तो आप ब्लैकमेलिंग का चार्ज नहीं लगा सकते उस पर। नहीं बोल सकते कि तेरा एक्यूजेशन है कि तूने ब्लैकमेल किया किसी पर्सन को, बिकॉज बीएनएस के अंडर ब्लैकमेलिंग पनिशेबल नहीं है, ब्लैकमेलिंग मेंशनड ही नहीं है। बीएनएस के अंडर क्या मेंशनड है? एक्सटॉर्शन। पनिशमेंट किसके लिए दी जा रही है? एक्सटॉर्शन के लिए। ठीक है, तो यू हैव टू यूज़ द एग्जैक्ट वर्ड्स। सिंपल। सेक्शन 238 बोलता है इफेक्ट ऑफ एरर्स। इट्स वेरी सिंपल। सेक्शन 238 भी बहुत सिंपल है, कोई बड़ा वो नहीं है। देखो क्या बोलता है, सिंपली रीड करो। नो एरर इन स्टेटिंग ईदर ऑफेंस और एनी पर्टिकुलर्स शॉल बी मटेरियल अनलेस अक्यूज्ड इज मिसलेड बाय सच एरर और ओमिशन इट हैज़ ओकेजन ऑफ फेलियर ऑफ जस्टिस। नो एरर मतलब कि कोई भी चार्ज में जो आप डिटेल्स दे रहे हो, जो भी पर्टिकुलर्स दे रहे हो वो, और या फिर ऑफेंस की आप जितनी भी डिटेल्स दे रहे हो वो डिटेल्स या फिर वो फैक्ट्स ऑफ द चार्ज तब तक के एरर नहीं क्रिएट कर सकते, इट वुड नॉट लीड टू एरर, जब तक के उन मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स या उन मिस स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स डिटेल्स की वजह से किसी भी तरीके का फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हो रहा है अक्यूज्ड की तरफ से। मतलब कि अगर अक्यूज्ड को चार्ज समझने में या चार्ज के अगेंस्ट अपने लिए लड़ने में अगर कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, अगर अक्यूज्ड के साथ कोई भी फेलियर ऑफ जस्टिस या इनजस्टिस नहीं हो रहा है, तब तक के जो आपने पर्टिकुलर्स ऑफेंस के लिए दिए हैं इन फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, वो पर्टिकुलर्स एरर नहीं होंगे, वो गलत नहीं होगा। दैट वुड नॉट बी अ मिस्टेक अंडर सेक्शन 238। तो वो ये बोल रहा है कि अगर वो इतने एसेंशियल नहीं है, अगर वो इतने मटेरियलिस्टिक नहीं है, अगर वो चार्ज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने सिग्निफिकेंट नहीं है जिसकी वजह से अक्यूज्ड का डिले इन जस्टिस हो, अक्यूज्ड का जो जस्टिस है, जो फेयर और इक्वालिटी है टू सीक जस्टिस, वो अगर डिनाइड नहीं हो रहा है, तब तक के वो एरर नहीं कहलाएगा, वो एरर मटेरियल नहीं होगा, इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ओके, दैट वाज इफेक्ट ऑफ एरर्स। मतलब कि एरर्स का कब इफेक्ट पड़ेगा? तभी इफेक्ट पड़ेगा जब वो एरर इट्स लीडिंग टू इनजस्टिस और इट्स लीडिंग टू फेलियर ऑफ जस्टिस अगेंस्ट द अक्यूज्ड। मतलब अक्यूज्ड के लिए, अक्यूज्ड का जो मतलब अक्यूज्ड की जो जस्टिस को फाइट करने की, अपने लिए फाइट करने की जो प्रोविजंस है, अगर वो जब तक के डिफीट नहीं होते तो वो तब तक के एरर नहीं होगा। दैट वुड नॉट बी एन एरर अंडर सेक्शन 238। अब सेक्शन 239 क्या बोलता है कि कोर्ट में ऑल्टर चार्ज। सबसेक्शन 1, एनी कोर्ट में ऑल्टर और एड टू एनी चार्ज एट एनी टाइम बिफोर जजमेंट। सिंपल है, कोई भी कोर्ट जो चार्ज बना है उसको चेंज कर सकता है। ऑल्टर का मतलब होता है चेंज, या फिर उसमें एडिशनल चेंजेस या फिर ऐड कर सकता है कोई भी दूसरा चार्ज एट एनी टाइम बिफोर द जजमेंट। एट एनी टाइम बिफोर द जजमेंट मतलब कि उस ट्रायल की जब तक के जजमेंट नहीं डिलीवर होती है तब तक के उससे पहले किसी भी टाइम पे कोई भी कोर्ट उस चार्ज को चेंज कर सकता है या उस चार्ज में कोई भी एडिशन कर सकता है। ठीक है, बिफोर जजमेंट याद रखना। नाउ वी हैव सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है कि दिस ऑल्टरेशन शॉल बी रेड एंड एक्सप्लेन टू द अक्यूज। सिंपल कि जो भी चेंज हुआ है वो आपको रीड करके एक्सप्लेन करना है अक्यूज्ड को, उसको जानना बहुत ज़रूरी है अक्यूज्ड को किसके ऊपर क्या चेंज्ड चार्ज लगा है। अब सबसेक्शन 3 बोलता है कि इफ़ सच ऑल्टरेशन और एडिशन टू द चार्ज डज नॉट प्रेजुडिस द अक्यूज्ड इन हिज डिफेंस और प्रोसिक्यूशन, द कोर्ट में कंटिन्यू विद द ट्रायल। अब जो भी आपने चार्ज में चेंज लाए हो या फिर एडिशन लाए हो, अगर वो चेंज और एडिशन की वजह से अक्यूज्ड या फिर प्रोसिक्यूशन के ऊपर कोई भी बायसनेस, प्रिजुडिस का मतलब होता है बायसनेस या कोई भी एक तरीके से इनजस्टिस, अगर कोई भी प्रिजुडिस या फिर इनजस्टिस नहीं हो रहा है, ना कि अक्यूज्ड की तरफ से ना कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से। अक्यूज मतलब कि डिफेंस, अक्यूज्ड कौन होता है? जो अपनी डिफेंस में आर्ग्यूमेंट्स देता है। प्रोसिक्यूशन कौन होता है? जो अक्यूज्ड के अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट्स देता है, राइट? मतलब दोनों साइड, प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस। अगर वो एडिशन और ऑल्ट्रेशन of the charge does not lead to any kind of misjustice or any kind of injustice either to the defense or
टू द प्रोसिक्यूशन, मतलब कि या तो अक्यूज्ड को या तो प्रोसिक्यूशन को ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ द केस और इन द कंडक्ट ऑफ देयर केस, मतलब कि जो केस चल रहा है उसके रिस्पेक्ट में अगर कोई भी मिस जस्टिस नहीं हो रहा है उनके साथ, तो कोर्ट उसी ट्रायल को कंटिन्यू करवा सकता है विद द ऑल्टर्ड चार्ज, मतलब कि वो जो ट्रायल पहले से चल रहा था वही ट्रायल चलेगा, चार्ज चेंज होने के बाद भी या चार्ज में दूसरा चार्ज ऐड होने के बाद भी सेम ट्रायल चलेगा, अगर इट इज़ नॉट लीडिंग टू इनजस्टिस टू डिफेंस और टू द प्रोसिक्यूशन तब। सबसेक्शन 4 इसका उल्टा है। सबसेक्शन 4 बोल रहा है कि अगर ये ऑल्टरेशन और मॉडिफिकेशन की वजह से कोई भी बायसनेस या प्रिजुडिस अक्यूज्ड को या फिर प्रोसिक्यूशन को फेस करनी पड़ रही है, यहाँ पे तो अक्यूज लिखा है, अक्यूज्ड या फिर किसी प्रोसिक्यूशन को फेस करनी पड़ रही है। वेट अ मिनट, लेट मी जस्ट चेक कि सबसेक्शन 4 में अक्यूज्ड है कि प्रोसिक्यूशन है। आई थिंक देयर इज ओनली नो वी हैव प्रोसिक्यूशन एज वेल। यहाँ पे प्रोसिक्यूशन भी है, मैंने लिखा नहीं है बट यहाँ पे प्रोसिक्यूशन भी है। तो वो बोल रहे हैं कि वही अगर कोई तकलीफ़, अगर कोई भी किसी भी तरीके की इनजस्टिस, ऑल्ट्रेशन और मॉडिफिकेशन की वजह से अक्यूज्ड या फिर प्रोसिक्यूशन को फेस करनी पड़ रही है, तब कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट या तो फिर जो ट्रायल चल रहा है उसको अडजर्न करवा देगा फॉर अ पीरियड दैट द कोर्ट थिंग्स इज नेसेसरी, या फिर वो नया ट्रायल चालू करवा देगा विद द ऑल्टर्ड और मॉडिफाइड चार्ज, क्योंकि चार्ज चेंज हुआ है, क्योंकि जो ऑफेंस जो अक्यूज्ड ने किया है वो चेंज हुआ है, उसकी एक्यूजेशन चेंज हुई है। तो अगर उस चेंज की वजह से कोई भी इनजस्टिस या फिर प्रिजुडिस अक्यूज्ड को या फिर प्रोसिक्यूशन को फेस करना पड़े, तो कोर्ट क्या कर सकता है, उस ट्रायल को ही में डायरेक्ट न्यू ट्रायल, मतलब उस ट्रायल को या तो फिर वो एडजर्न करा दे फॉर द पीरियड एज ही थिंक्स नेसेसरी, या तो फिर एक न्यू ट्रायल चालू करवाने की डायरेक्शंस दे दे। दैट व्हाट सबसेक्शन 4 सेज। नाउ सबसेक्शन 5 सेज दैट इफ द न्यू और द altered charge is of offense which requires previous sanction, then case shall not be proceeded until such sanction is obtained unless sanction has already been obtained for a prosecution on same facts। मतलब कि अगर altered charge की वजह से उस ऑफेंस में अब हमको एक प्रीवियस सैंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, वी नीड अ प्रीवियस सैंक्शन ऑन दैट ऑफेंस उस ऑल्टर चार्ज की वजह से, तब केस तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कि वो सैंक्शन मिल नहीं जाता कोर्ट को, ठीक है, तब तक कि केस आगे नहीं बढ़ सकता। अगर ऐसा कोई सैंक्शन प्रोसिक्यूशन को सेम फैक्ट्स पे मिल चुका है, तब केस आगे बढ़ सकता है। देयर इज़ एन एक्सेप्शन कि अगर प्रोसिक्यूशन के पास सेम फैक्ट्स के ऊपर ऐसा कोई सैंक्शन ऑलरेडी है, तब केस कैन प्रोसीड फर्दर। अदरवाइज ऑल्टर चार्ज के बाद अगर नए ऑफेंस के अंडर आपको किसी सैंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी टू प्रोसीड फर्दर इन द केस, तो कोर्ट को वेट करना है उस सैंक्शन की, जब वो सैंक्शन मिल जाए देन कोर्ट कैन प्रोसीड, अदरवाइज दे मस्ट वेट टिल द सैंक्शन इज ऑब्टेन्ड। सेक्शन 240 रिकॉल ऑफ विटनेस व्हेन चार्ज ऑल्टर्ड। सिंपल है, विटनेस मतलब कि जो आपको एविडेंस दे रहे हैं रिगार्डिंग द ट्रायल, रिगार्डिंग द केस, उनको आप दोबारा बुलाओ आफ्टर चेंजिंग ऑफ चार्ज। व्हेनेवर चार्ज इज ऑल्टर्ड और एडेड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल, prosecutor and accused shall be allowed to recall or resummon to examine witnesses unless it's not allowed by court। मतलब कि जब आपका चार्ज चेंज हो, जब आपके चार्ज में कोई भी एडिशन हो, नया एडिशन हो जाए आपके चार्ज में, तब प्रोसिक्यूशन प्लस अक्यूज्ड दोनों के पास ये they have this right, they can be allowed by the court कि तुम्हारे जो विटनेसेस का तुमने एग्जामिनेशन ले लिया है, तुम उनको रीसमन कर सकते हो। फर्स्ट इज दैट यू कैन रिकॉल एंड रीसमन दोज पीपल जिनका आपने विटनेसेस का एग्जामिन ले लिया। विटनेस का एग्जामिन ले लिया मतलब जो भी आप आके गवाही दे चुके हैं, आप उनको फिर से बुला सकते हो अगर आपका चार्ज जो है वो चेंज हुआ है या ऑल्टर हुआ है या फिर ऐड हुआ है दूसरा चार्ज उस चार्ज में। Unless it is not allowed by court for reasons to be recorded on ground of delay or defeating misjustice। ठीक है, तो सबसेक्शन ए यही बोल रहा है, मतलब जो ए हमारा क्लॉज है वो यही बोल रहा है कि मेरा एक्ट से पढ़ लेता, चलो, वो यही बोल रहा है कि आप रीसमन कर सकते हो और यू कैन रिकॉल दोज पीपल फॉर एग्जामिनेशन अनलेस द कोर्ट for reasons to be recorded consider that the prosecutor accused desire to recall such witness for purpose of vexation or delay in defeating the end of justice। मतलब कि कोर्ट तब अलाउ कर सकता है फॉर री एग्जामिनेशन अनलेस कोर्ट को लगे कि प्रोसिक्यूशन या फिर डिफेंस ये री एग्जामिनेशन जस्टिस में डिले लाने के लिए या जस्टिस को डिफीट करने के लिए
कर रहे हैं। अगर ये री एग्जामिनेशन जस्टिस में डिले लाने के लिए, केस को और आगे बढ़ाने के लिए, या फिर जस्टिस में डिफीट लाने के लिए, मतलब कि टू मेक श्योर दैट जस्टिस डज नॉट हैपन, इफ दे डूइंग इट फॉर दैट पर्पस, तो कोर्ट जो है वो अलाउ ना करे और कोर्ट को वो रीज़न अपना रिकॉर्ड करना पड़ेगा इन राइटिंग। रिटर्न में कोर्ट को वो अपना रीज़न देना पड़ेगा कि मैं क्यों नहीं अलाउ करवा रहा हूँ इनका री एग्जामिनेशन, उन विटनेसेस का जो ऑलरेडी एग्जामिन हो चुके हैं, उनका क्यों री एग्जामिनेशन आई एम नॉट अलाउइंग। बी बोलता है कि ऑल्सो टू कॉल एनी फर्दर विटनेस हुम द कोर्ट में थिंक टू बी मटीरियल, मतलब कि चार्ज एडिशन और ऑल्ट्रेशन के बाद अगर कोर्ट को जो भी लगता है कि अब इन विटनेसेस का एग्जामिनेशन, इन विटनेसेस की गवाही, इन विटनेसेस का एविडेंस अब देना जो है ज़रूरी हो सकता है, सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है, तो उन विटनेसेस को भी कोर्ट समन कर सकता है, कॉल कर सकता है अंडर बी of section 240. That's it. We are done with the charge, formation of charges under BNSS. Thank you for watching the video.